अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद तैयब। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो मूव ऑन करते हैं। हमने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ लिया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में डिस्कस किया गया था कि सेल्स के जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सेल के बेसिक 3 कंपोनेंट का उसने जिक्र किया था। उसने जिक्र किया था कि सेल में क्या होता है। एक तो सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, ये लाजमी कंपोनेंट है। इसके बगैर सेल क्या है, सरवाइव नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, उसने कंपोनेंट डिस्कस किया था कि इसके पास, सेल के पास क्या होगा, लाजमी साइटोप्लाज्म होगा। अपने सेल का क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, मीन के फ्लूइड होता है वो किसके, मेम्ब्रेन के बॉन्ड इंटरनल साइड पे क्या होता है, विद इन द मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और उसे हमने क्या कहा था, साइटोप्लाज्म। और तीसरा हमने क्या कहा था कि न्यूक्लियस। हमने क्या कहा था कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कुछ सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनमें कौन सा रीजन होता है, न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियाइड होता है या न्यूक्लियर रीजन होता है। तो हमने वो भी डिस्कस कर लिया था। तो आज हमने पहला सेल का जो कंपोनेंट है डिस्कस करना है, जिसको हमने नाम दिया है सेल मेम्ब्रेन का। अब सेल मेम्ब्रेन बेसिक कंपोनेंट है सेल का, मीन के इसके बगैर सेल कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर हम किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन रिमूव कर दे तो वो क्या करता है, सेल सर्वाइव नहीं करता, उस सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अलावा आप सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने कहा सेल से मिलकर बने ही हैं, तो मीन के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी। और सेल मेम्ब्रेन अगर मौजूद है तो हमने उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। अब सेल मेम्ब्रेन की सबसे पहले वो क्या करता है, डेफिनेशन क्या करता है, ये आउटर बाउंड्री है। ठीक है, आउटर बाउंड्री है, और ये क्या करती है, किसको लाइज करती है, किसको इसने बाउंडेड किया हुआ है, ये करती है साइटोप्लाज्म को। किसको, साइटोप्लाज्म को। मीन के जो सेल का प्लाज्मा है, यानी कि जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या किया हुआ है, इसने बाउंडेड किया हुआ है। और इसके बाद ये डिस्कस करता है कि सेल जो मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल्स में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल्स में ये आउटर बाउंड्री है, और प्लांट सेल में क्या है, ये एक फर्दर लेयर से क्या ऑक्युपाई होती है, और वो फर्दर लेयर को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। ठीक है, इन प्लांट सेल में किससे ये बाउंडेड होती है, फर्दर इसके गिर्द कौन सी लेयर होती है प्लांट सेल में, सेल। ठीक है, उसमें क्या होती है, ये किससे बाउंडेड होती है, सेल वॉल से। अब हम जनरल एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं ताकि हम सेल मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई कर सके और उसके बाद उसको डिस्कस कर सके। तो ये हमारे पास एक सेल है, ठीक, और उसके बाद इसके जो सेंट्रल रीजन में है एक हमारे पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस है तो मीन कि ये यूकेरियोटिक सेल्स होगा, और ये हमारे पास क्या है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्लू के साथ रिप्रेजेंट कर, हाँ ये क्या है हमारे पास, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को किसने सराउंड किया हुआ है, एक बाउंड्री वॉल ने सराउंड किया है, जिसको हमने किसका नाम दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन का। किसका नाम दिया है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये हमारे पास, इसको हमने स्टडी करना है। अब मूव ऑन करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की हम कंपोजिशन पे मूव ऑन करते हैं, फिर इसको स्टडी करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है। कंपोजिशन क्या होती है कि मीन के ये किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हमने मेजर 4 काइंड के मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं। ठीक,
हमने क्या कहा था, न्यूक्लिक एसिड होता है, हमारे पास लिपिड्स होते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होती हैं, हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, जो ये फर्दर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे पास सेल्स के कंपार्टमेंट बनाते हैं, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर ऑर्गेनेल्स बनाती हैं और सेलुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो ये कंपोजिशन में फिर क्या होंगी, इनकी कंपोजिशन में वही मैक्रोमोलेक्यूल डिस्कस करेगा कौन कौन से मैक्रोमोलेक्यूल्स पाए जाते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया था न्यूक्लिक एसिड हमेशा सिर्फ न्यूक्लियस में पाया जाता है या न्यूक्लियर रीजन में पाया जाता है। तो इसकी कंपोजिशन में 3 किस्म के हमारे पास मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। पहला मॉलिक्यूल वो डिस्कस करता है, हमारे पास होता है जो सबसे ज्यादा अमाउंट होती है जिसकी, वो है प्रोटीन। कौन सा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन, जो कि अमाइनो एसिड की यूनिट कंबाइन करने से बनता है, वो प्रोटीन होती है। और ये क्या है, सबसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सेल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। तो ये सेल मेम्ब्रेन में कितना होता है, 60 से 80% तक वेरिएबल करता है। अगर आपके पास एक सेल मेम्ब्रेन है, आप उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करें, वहां सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करें, तो उसमें क्या होगा, 60 से 80% आपके पास क्या होगी, प्रोटीन होगी। क्या होगी, 60 से 80% उसमें क्या होगी, प्रोटीन होगी। नेक्स्ट वो डिस्कस करता है, इसके पास एक कंपाउंड और होता है, वो है लिपिड, मैक्रोमोलेक्यूल। ये भी क्या है, मैक्रोमोलेक्यूल लिपिड। और इसकी जो कंपोजिशन डिस्कस करता है, ये कितना वेरिएबल करता है, ये 20 से कितना होता है, 40%। नेक्स्ट वो डिस्कस करेगा कि हमारे पास थर्ड काइंड का जो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं, यानी कि शुगर, ये कितनी होती है, ये मॉलिक्यूल कितने होते हैं। तो ये कहता है कि हमारे पास लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, कि मीन के इनकी जो अमाउंट है वो बहुत ही माइन्यूट होती है, बहुत ही माइन्यूट होती है। और इसके अलावा ये यहाँ पे डिस्कस करेगा कुछ सेल्स मेम्ब्रेन्स में क्या है, स्टीरोल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्टीरोल्स, स्टीरोल्स मीन कोलेस्ट्रॉल्स, कोलेस्टेरोल। अब ये कौन सी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखिएगा, ये हमेशा यूकैरियोटिक सेल्स जिनके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, उनकी मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टीज है कि वो प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन से किस तरह डिफरेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की जो मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स में। ये लिपिड की टाइप है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन में नहीं होते। मैंने यहाँ पे ये डिफरेंस नोट करवा दिया। अब हम मूव ऑन करते हैं, हमने इसकी कंपोजिशन को स्टडी कर लिया। अब हमने इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड के मॉडल प्रेजेंट किए गए। ठीक है, क्या है, इसके स्ट्रक्चर को बयान करने के लिए हमारे पास क्या थे, डिफरेंट काइंड के मॉडल प्रेजेंट किए। एक मॉडल था जिसे हमने क्या कहा था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये भी क्या करेगा, इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने की कोशिश थी। दूसरा था हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को डिस्कस करते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या थी सेल मेम्ब्रेन, इसने क्या इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का कोशिश की। तो यहाँ पे से हम क्या करते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ये वाला, और इसको क्या करते हैं, जूम इन करते हैं। हम क्या करते हैं, जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इसके इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल हमारे पास क्या था, ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, लिपिड बाइलेयर है, मीन के लिपिड की 2 लेयर्स हैं। और याद रखिएगा ये लिपिड है, 2 लेयर मैं बनाने लगा लिपिड की। एक ये वाली लेयर है
और ये लिपिड कौन से हैं? फास्फोलिपिड। ये कौन से हैं लिपिड? फास्फोलिपिड। याद रखिएगा, हमने सेकंड चैप्टर में फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, उसमें हमने लेसिथिन को डिस्कस किया था, एक फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर था। तो ये वाले जो लिपिड है ये क्या है, इसमें क्या कहता है, एक लिपिड बाइलेयर होती है। क्या होती है इसमें? एक लिपिड बाइलेयर है, यानी कि लिपिड मॉलिक्यूल्स की दो लेयर्स हैं। ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल्स की दो लेयर है। ये कौन सी है? अपर लेयर है, और ये कौन सी है? लोअर लेयर है। और कौन से लिपिड्स हैं हमारे पास? ये है फास्फोलिपिड्स। तो ये एंटी टेस्ट में पूछ लेता है कि जो मेम्ब्रेन्स में लिपिड पाए जाते हैं ये किस टाइप के होते हैं, तो ये फास्फोलिपिड्स होते हैं। ये कौन से लिपिड्स होते हैं? फास्फोलिपिड। और ये हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर लिया। अब वो कहता है, नेक्स्ट कहता है सैंडविच बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये किस में सैंडविच होती हैं? इसके इर्द गिर्द दो लेयर्स होती हैं, वो कौन सी होती है? प्रोटीन्स की होती है। ठीक है, ये लेयर हमारे पास किसकी होगी? प्रोटीन की। और ये क्या होगी? लेयर होगी प्रोटीन की। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये वाला स्ट्रक्चर था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का, कि मीन के हमारे पास दो प्रोटीन की लेयर्स हैं, और प्रोटीन्स की लेयर में क्या है? लिपिड बाइलेयर क्या है? सैंडविच है। जिस तरह हम सैंडविच बनाते हैं, उसी तरह ये क्या है? एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता था। तो हमने क्या कहा, ये वाला जो मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये इस तरह का कहता था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। और ये हमारे पास किस साइंटिस्ट ने दिया था? उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्टसन। क्या था? रॉबर्टसन। ये वो साइंटिस्ट था जिसने इसका स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को। अब ये मॉडल भी आ गया, ये पहले मॉडल आया, लेकिन दूसरा मॉडल आया जब उसने क्या किया? इसको रिजेक्ट कर दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। इसने क्या कहा था? हमारे पास सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है। इसने क्या कहा? ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। हम फ्लूइड को डिस्कस कर देते हैं ब्रीफली। फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस इज कॉल्ड फ्लूइड दैट कैन फ्लो। जैसे वाटर है, ये फ्लो कर सकता है, हनी है फ्लो कर सकता है, तो ये क्या है? ये फ्लूइड है। हमारी एयर है, फ्लो कर सकती है, तो ये फ्लूइड है। तो इसने क्या कहा? क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है? फ्लूइड है। उसके बाद दूसरी इसने बात कही कि ये क्या है? ये लिपिड बाइलेयर का फ्लूइड है। किसका है? हमारे पास फास्फोलिपिड का फ्लूइड है। ठीक है, हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। फास्फोलिपिड का फ्लूइड हम बनाते हैं दोबारा आगे। ये इस तरह का फास्फोलिपिड हमारे पास है। इसकी दो टेल्स होती हैं, ये आपने स्टडी कर दिया है फर्स्ट चैप्टर में। तो दोबारा इसको, अगर किसी ने ये फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर नहीं देखा तो वो मेरा पीछे बैक जाके सेकंड बायोमॉलिक्यूल्स के लेक्चर में वो देख सकता है। तो ये क्या है? हमारे पास फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या होती हैं? प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं। प्रोटीन किस फॉर्म में एम्बेडेड होती हैं? ये इस फॉर्म में एम्बेडेड होती है। ठीक है, और दोबारा क्या है हमारे पास? इसी तरह आगे नेक्स्ट सो ऑन एक लिपिड बाइलेयर होगी। ये भी क्या है? लिपिड बाइलेयर है। लेकिन क्या है इसमें डिफरेंस? इसमें प्रोटीन एम्बेडेड है। इसमें क्या है? प्रोटीन एम्बेडेड है। ये वाली हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब ये वाली लिपिड बाइलेयर है। मेन के हमारे पास लिपिड की दो लेयर्स है। लिपिड बाइलेयर फास्फोलिपिड की है, और उसके बाद इसमें प्रोटीन क्या है? एम्बेडेड है। एम्बेडेड। उसके अलावा ये बयान करता था कि ये स्ट्रक्चर में
क्या होती हैं ये प्रोटीन मोज़ेक मैनर में, जिस तरह हम कढ़ाई नहीं करते उस तरह उसके मैनर में ये क्या करती हैं, इसमें इस लिपिड बाइलेयर की लेयर में क्या होती हैं, ये एम्बेडेड होती हैं और हमारे पास क्या देती हैं, ये एक स्ट्रक्चर देती हैं। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ये इसकी हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो हमने क्या कहा था जब हमने स्टडी किया था, तो हम कहते थे जो कि टेल्स होती हैं, इसकी क्या होती हैं, लिपिड की जो टेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर को रिपेल करती हैं। ठीक, ये क्या करती हैं, वाटर को रिपेल करती हैं फैटी एसिड की वजह से, तो इसलिए ये क्या होती हैं, हाइड्रोफोबिक। ये क्या होती हैं, हाइड्रोफोबिक। और जो इनके हेड होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग होते हैं। इसमें क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है। तो इसी तरह ये वाला जो रीजन है हमारे पास, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, मीन के फास्फोरिक रीजन होता है। ये वाला हमारे पास टेल क्या है, फैटी एसिड होता है, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है हमारे पास, वाटर रिपेलिंग। ठीक, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि ये इसका इसने स्ट्रक्चर दे दिया और किस साइंटिस्ट ने दिया, हम उसका नाम भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट थे। इन्होंने हमारे पास ये वाला सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया। अब सेल मेम्ब्रेन में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, इनमें पर क्या होते हैं, हमारे पास डायरेक्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट अटैच हो सकते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट अटैच हो सकते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलकर हमारे पास कौन सा कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये बनाएंगे हमारे पास ग्लाइकोलिपिड। कौन सा बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड। और अगर हमारे पास ये प्रोटीन्स इस पे अटैच हो जाए, ठीक है, ये क्या हो, इस तरह प्रोटीन अटैच हो और प्रोटीन्स के ऊपर फर्दर क्या हो, कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाए, क्या हो, फर्दर कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाए, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं, ये सेल को रिकॉग्निशंस के मीन हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और सेल में एंट्री देते हैं। या किसी किस्म का हमारे पास कोई मटेरियल आया है, ट्रांसपोर्ट आई है, तो उसको ये रिकॉग्नाइज करेंगे ये सेल की जरूरत है या नहीं, तो फिर ये एंट्री देते हैं। उसके अलावा इसके पास ये वाली जो प्रोटीन्स है जो लिपिड बाइलेयर से गुजर जाए, ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, एम्बेडेड हो दोनों लिपिड बाइलेयर्स में, ऐसी प्रोटीन्स को हम कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स। क्या कहते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन्स। ये टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट का अमल करती हैं, ये भी क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट का। और ऐसी प्रोटीन्स जो के सरफेस के साथ सिर्फ अटैच हो, ये क्या है, ये एम्बेडेड है। और जो लिपिड के हमारे जो है एग उनके साथ अटैच हो, ऐसी प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। तो यहाँ पे ये वाली जो प्रोटीन्स है वो है पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये स्ट्रक्चर इसका हो गया और हमने इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। ये फ्लूइड लाइक का मीन के ये स्ट्रक्चर फ्लो कर सकता था, ये सैंडविच लाइक था जिसमें 2 लेयर लिपिड की थी। अब हम इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इसके फंक्शंस की हेडिंग देते हैं। फंक्शंस में जो सबसे मेजर वाली बात लिखता है, सबसे जो बड़ी बात लिखता है वो ये कहता है कि ये है सिलेक्टिव परमिएबल मीन के ये कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने देती हैं,
और कुछ चीजों को बाहर ही रहने देती हैं। मीन के हर कोई चीज, फॉर एग्जांपल ये चीज है डिफरेंट काइंड के हमारे पास बायो मटेरियल पड़े हुए हैं, ये सेल का इनसाइड रीजन है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास पेरिफेरल रीजन है, सेल का सेलुलर मैट्रिक्स है, और ये क्या है, डिफरेंट काइंड के यहाँ पे मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या है, इससे गुजरना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सेल के अंदर मूव होना चाहते हैं। तो ये बहुत ही सिलेक्टिव है कि मीन के ये मॉलिक्यूल्स को, कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देगी और कुछ मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, रोकेगी। तो ये इसका मतलब क्या है, ये सिलेक्टिव परमिएबल है। डिफरेंशिएट मीन के मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएटली परमिएबल्स है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को आप इजाजत देगी गुजरने की और कुछ को इजाजत नहीं देगी गुजरने की। अब ये किन मॉलिक्यूल्स को इजाजत देती है कि गुजर जाएं और किन मॉलिक्यूल्स को रोकती है, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, मींस के चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है, चार्ज मींस आयंस, उनको क्या कर देती है, ये रोक देती है। ये क्या कर देती है, उनको गुजरने नहीं देती। उनके लिए हमारे पास स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स होंगे। अब दूसरे हमारे पास कौन सी हैं, वो है चार्ज आयंस को ये गुजरने नहीं देती, स्टॉप कर देती है, रोक देती है। मीन के हमारे पास सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, हमारे पास मैग्नीशियम आयन है, उनको रोक देती है, उनको क्या करने देती है, उसको गुजरने नहीं देती। लेकिन जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास लिपिड सोल्यूबल है, जैसे क्या होंगे, फैटी एसिड हो गए, हमारे पास किसी काइंड का लिपिड है, तो वो क्या होंगे, वो इसमें से इजीली गुजर जाएंगे। और उसके अलावा जिन पे चार्ज नहीं होगा, जिन पे चार्ज नहीं होगा, हैविंग नो चार्ज। और दूसरा उसके बाद ये क्या है, वो मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास जिनके नॉन पोलर होंगे, मीन के जिनके पोल ना होंगे, तो वो भी क्या है, उनके पास चार्ज नहीं होता, तो ये उनको भी गुजरने देती हैं। अब जो चार्ज आयंस है वो भी गुजरना चाहते होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, तो वो उनके लिए भी डिफरेंट प्रोसीजर्स है, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो अब ये फंक्शन दो तरीके से परफॉर्म करती है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करती है मॉलिक्यूल्स को। तो अब हम ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे, ये किस तरह ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, जो सेल की जरूरत है। अब ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रांसपोर्ट होती है, एक तो या तो एनर्जी लगेगी, या तो वो एनर्जी फ्री प्रोसेस होगा। क्या होगा, या तो उसमें क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, या तो वो एनर्जी फ्री प्रोसेस होगा। तो इसमें क्या होगा, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव, और दूसरी ट्रांसपोर्ट होती है इसमें एक्टिव। कौन सी होती है, एक्टिव। अब ट्रांसपोर्ट कितनी टाइप्स की होगी, हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगी पैसिव और एक्टिव। पैसिव में क्या होता है, एनर्जी नहीं लगती, कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी, और हमारे पास क्या होगी, आउटर एनवायरनमेंट से इनर एनवायरनमेंट में चीजें ट्रांसफर हो जाएगी। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो मॉलिक्यूल्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा और क्या होंगे, या तो लिपिड सोल्यूबल्स हों, तो वो क्या होंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इजीली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हम ऐसी ट्रांसपोर्ट वो कौन से मॉलिक्यूल्स करते हैं, हमारे पास ये प्रोसीजर होता है दो तरीकों के जरिए। एक तो होता है हमारे पास क्या होती है, डिफ्यूजन, मीन के मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू वर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, और एक होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये भी क्या है, ये भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है। और किसकी, हमारे पास किसी भी चीज की, किसी भी मटेरियल की, तो हम क्या करते हैं, ये डिफ्यूज करते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी
कंजप्शन क्या होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे एनर्जी क्रॉस होगी। अब आ जाते हैं डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं कि हायर से लोअर की तरफ कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो हमारे पास कोई लिपिड का मॉलिक्यूल था, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन आउटसाइड बहुत ज्यादा थी और वो क्या करे, इनसाइड मूव कर जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे मटेरियल्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं और हमारे क्या करते हैं, सेल्स में मूव ऑन कर सकते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं देता कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उन मॉलिक्यूल के लिए होती है जिन पे क्या हो, कंसंट्रेशन तो बाहर हो, ज्यादा हो, क्या हो, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, लेकिन उन पे क्या हो, या तो चार्ज हो या तो उनका क्या है, साइज ज्यादा हो, ठीक है, या तो क्या हो, चार्ज हो और या उनका क्या हो, साइज ज्यादा हो, बड़ा हो, साइज बिगर हो, लार्जर हो। तो इनमें चार्ज वाली एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, वाटर, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पोलर सब्सटेंस है, और साइज में है हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है, साइज ये नॉन पोलर है लेकिन इसका साइज क्या है, बड़ा होता है, और ये क्या है, पोलर है लेकिन इसका साइज क्या है, छोटा होता है, ये चार्ज पार्टिकल्स है। तो ये दोनों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं, मीन के इनको स्पेशल काइंड की प्रोटीन्स होती हैं जो कि यहाँ पे मौजूद होती हैं, एनर्जी यूटिलाइज नहीं करती लेकिन क्या करती हैं, फैसिलिटेशन करती हैं, वो इन प्रोटीन के तहत मूव ऑन करते हैं। तो इनको वाटर को मूव करवाने के लिए हमारे पास कौन सी प्रोटीन होती है, एक्वापोरिन, ठीक है, कौन सी होती है, एक्वापोरिन्स। तो ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करवाती हैं। तो इस ऐसी जो डिफ्यूजन है उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड, जिसमें क्या हो, प्रोटीन हेल्प करे। तो इसी तरह ग्लूकोज भी है जो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के तहत क्या करता है, आउटर एनवायरनमेंट से इनर एनवायरनमेंट में हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, सेल की जो ट्रांसपोर्ट है वो एक और मेथड से भी होती है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या है हमारे पास, कौन सी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या होती है, ऐसी ट्रांसपोर्ट जो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो, मीन के ये हायर से लोअर की तरफ थी, ये क्या होगी, लोअर से हायर की तरफ हो, और ऐसी ट्रांसपोर्ट को क्या हम कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब ऐसी कंडीशन हो तो उसमें क्या होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है। और ये हम जब पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, मीन के नर्व सेल्स को पढ़ेंगे, नर्वस कंडक्शन किस तरह होती है, तो तब हम इनमें जिक्र करेंगे सोडियम और पोटाशियम पंप्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं, हमारे पास एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, और एनर्जी यूटिलाइज करने के बाद ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन को मूव ऑन करवाते हैं। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है कि मटेरियल को एनर्जी यूटिलाइज करवा के एक साइड से दूसरी तरफ मूव ऑन करना। अब है नेक्स्ट है, ये थे स्मॉल साइज, मीन के मीडियम साइज और स्मॉल साइज के पार्टिकल जो मूव ऑन करते हैं सेल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट हमने मूव ऑन करना है कि लार्ज साइज के पार्टिकल जो कि सेल मेम्ब्रेन या प्रोटीन से नहीं गुजर सकते, हम उनको किस तरह गुजारते हैं। तो सेल के पास एक प्रोसीजर है जिसे हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो ये प्रोसीजर है जिसके जरिए क्या करता है, सेल अपने जो लार्ज बल्क की अमाउंट में पार्टिकल्स होते हैं उनको एंटर करता है। तो सेल है हमारे पास ये वाला, तो इसकी भी क्या होता है, ये सेल है हमारे पास, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो हमारे पास एक लार्ज साइज का बल्क पार्टिकल आ गया। अब ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता, ना ही प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ना ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ना ही क्या कर सकता सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो अब ये क्या करती है, सेल क्या करता है, ये पार्टिकल आया है इसके करीब और सेल क्या करेगा, इसको प्रोसीजर करेगा, सेल क्या करेगा, अपनी सेल की इमेजिनेशन स्टार्ट करते हैं।
और सेल की इमेजिनेशन स्टार्ट करने के बाद सेल मेम्ब्रेन की इमेजिनेशन वहां से स्टार्ट करेगा और इस पार्टिकल को क्या करेगा, इनसाइड ले आएगा। अब क्या था, ये बाहर था, सेल ने क्या किया, इमेजिनेशन स्टार्ट की और क्या किया, पार्टिकल को अंदर ले आया। अब दोबारा ये क्या करेगा, इस सेलुलर इमेजिनेशन के दौरान ये क्या करेगा, ये पिंच आउट हो जाएगा, मीन के इस सेल मेम्ब्रेन को यहां से कंफाइन करेगा और ये क्या करेगा, पार्टिकल्स को अंदर ले आएगा वैक्यूल की फॉर्म में। क्या करेगा, सेल को वैक्यूल की फॉर्म में हमारे पास पार्टिकल को अंदर ले आएगा और इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को कहते हैं हम फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, सेल ईटिंग, मीन के ईटिंग के प्रोसेस को कहते हैं हम फैगोसाइटोसिस। और किस अमल के लिए होता है, जब ये लार्ज अमाउंट में क्या करे, पार्टिकल को अंदर लेकर आना चाहे जिनका साइज बिगर हो। अब इस फैगोसाइटोसिस की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है, पाइनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ठीक। और हमारे पास इसमें क्या होता है, लिक्विड हम लेकर आना चाहते होते हैं। कौन से मटेरियल, लिक्विड। और दूसरा हमारे पास कौन से होते हैं, सॉलिड मटेरियल वाले, ठीक है, सॉलिड मटेरियल। और ये प्रोसीजर के तहत क्या करता है, सेल्स अपनी इमेजिनेशंस करता है और क्या करता है, डिफरेंट पार्टिकल्स को लेकर आता है। और आज हमने सेल मेम्ब्रेन और उसके फंक्शंस को डिस्कस कर लिया। अल्लाह हाफिज़।